लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए देखिए तैयारियां भी इस बार बढ़ी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भी पहले से कमर कसे हुए, मतदाता भी बढ़ गए हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कैसे चुनावी मंच अब सजने वाला है, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी पहले आपको दिखा देते हैं। पूरे देश में इंतजार है कि मोदी जी को कब प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीजन है, पता चल जाए त्योहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में महज 19 घंटे का समय बचा है, लेकिन देश की सियासी धड़कन अभी से बढ़ गई है। सियासतदानों को जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी गेंद मतदाताओं के पाले में चली जाएगी। फिर मतदाता ही तय करेगा कि कौन सत्ता में बैठेगा और कौन विपक्ष में। हालांकि हर कोई अभी यही जानना चाहता है कि चुनाव कब से कब तक होंगे और परिणाम की तारीख क्या होगी। जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि 3 बजे कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इस तारीखों का ऐलान कल कर सकता है और पिछले बार की तरह इस बार भी जो पैटर्न है वो अपनाया जाएगा। 5 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी दल अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन आयोग की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। राजनीतिक दलों को भेजी गई एडवाइजरी में पैनल ने बच्चों से पोस्टर्स और पर्चे बंटवाने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। हालांकि देश के सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों का बिगुल फूंक रहे हैं। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। जब हमारे कैंडिडेट देखिए करीबन 80-100 जगहों पर अनाउंस हो गए हैं और बाकी जगहों पे भी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 24 के जनरल इलेक्शन में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की है। वोटर लिस्ट में करीब 2 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर देश भर में उत्साह है। सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार पुनः लानी है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बाकी लोग तो अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, मोदी जी पूरे देश का और सभी वर्गों का विकास कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का उत्सव मनाने के लिए देश तैयार है। पिछली बार यानी 2019 में 10 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, जबकि 2014 में 5 मार्च को ही लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी गई थी। हालांकि इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज कर सत्ता में अपना दबदबा बनाया था। ऐसे में 24 के चुनाव पर सभी की निगाहें रहेंगी। देखने वाली बात यह होगी कि 24 के सिंहासन पर कौन आसीन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी 400 का जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा रही है। हम बकायदा इसके लिए आपको तस्वीरें जरा दिखा दें। इन तस्वीरों के जरिए जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने चलिए रख देते हैं जल्दी से। 400 पार का मिशन पूरा करने के लिए किस तरह से पूरी ताकत लगाई जा रही है ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को साधने की कोशिश की जा रही है। 5 साल बाद बीजेपी और सुबह सपा साथ आए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हम आपको बात बता रहे हैं। आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गई है। पहले इंडी गठबंधन में थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही अब गठबंधन रह गया है, जो बहुत इफेक्टिव होता नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हाथ मिलाना 2019 के चुनावों में तो बेकार रहा था। 24 में क्या कर लेंगे ये समझने वाली बात है, क्योंकि अब तो अलग अलग रास्ते पर भी हैं। बीजेपी के सामने सपा और कांग्रेस का गठबंधन है 24 के चुनाव में, और इनके लिए टक्कर देना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बिहार की बात कर लेते हैं।
बिहार की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब यूपी और बिहार जुड़ते हैं तो 120 का आंकड़ा होता है और 543 में 120 बहुत डोमिनेटिंग नंबर है और 400 जब आपको चाहिए तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा अगर इन दो प्रदेशों को साथ लिया जाए। बिहार का अगर हम आपको सूरत हाल बताएं, 2014 में देखिए एनडीए गठबंधन, तब जेडीयू नहीं था साथ था, तब नीतीश कुमार नाराज हो गए थे क्योंकि ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, उस समय माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी को जब कैंडिडेट घोषित किया गया था तभी से नाराज हो गए थे, उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था, एनडीए से अलग हो गए थे, तब 31 सीटें जीती। 2019 में जेडीयू साथ आ गई थी, दोबारा साथ आ गए थे नीतीश कुमार और तब 39 सीटें जीती थी और 2024 में अब जेडीयू भी साथ है तो क्या एक बार फिर 40 अब चाहिए? 39 से भी बात नहीं बनेगी, ये सवाल बना हुआ है। उसके लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। जोर आजमाइश कैसे की जा रही है जरा हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आप देखिए और जरा समझिए, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं उसमें पूरी ताकत लगाई जा रही। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में कैबिनेट विस्तार हो गया है और यह विस्तार ऐसे ही नहीं हुआ है। हर समीकरण को ध्यान में रख के, चुनावी गणित को बैठाते हुए, हर जाति को खुश करते हुए तब इसे विस्तार का रूप दिया गया है, क्योंकि चुनाव में हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी का हर कदम इस लिहाज से ही चल रहा है कि कैसे कैसे एक एक चीज पर ध्यान रखा जाए। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा आंकड़ा सेट किया गया है, इसमें जरा आपको बताएं कि जाति वाला दांव कैसे खेला गया है। चलिए अब आपके सामने ग्राफिक्स हम रख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। आप देखिए, रेणु देवी पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, नौनिया जाति से आती हैं और 1.91 इनका भागीदारी का जातीय समीकरण में इनकी भागीदारी है। अगली तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। चलिए, मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और 3.65% जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें मौका दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम नीरज सिंह बबलू की, राजपूत समाज से आते हैं, 3.45%। इन्हें भी बीजेपी के कोटे से जो चेहरे हैं पहले वो हम आपको बता रहे हैं। और नीतीश मिश्रा पंडित, ये भी ब्राह्मण ही हैं और बीजेपी से इनको आगे रखा गया है, 3.6% इनका आंकड़ा है। इसके अलावा नितिन नवीन पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, 0.60% यानी कायस्थों को साधने की यहाँ पर कोशिश। वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, हालांकि अभी क्या इन्हें वो दिया जाएगा, अलॉटमेंट किस मंत्रालय का होता है देखने वाली बात होगी। हरी सैनी की बात करें तो मल्ला जाति से आते हैं, 2.60% वोट है, ऐसे में ये भी राज्य में ध्यान रखा गया है कि इनकी भी नुमाइंदगी हो। अशोक चौधरी की बात कर लें, अशोक चौधरी दलित पासी समाज से आते हैं, 0.9% भागीदारी है जाति समीकरण के लिहाज से। लेसी सिंह की बात कर लें, राजपूत जाति से आती हैं, 3.45%। जेडीयू के भी चेहरे क्योंकि शामिल किए गए हैं इस बार। और अगर मदन सैनी की बात कर लें, मल्ला जाति से आते हैं, 2.60% इनकी भागीदारी है। तो अब आप ये समझिए, बिहार में जो विस्तार हुआ है उसमें जो अंक गणित था ये हमने आपको बताया, लेकिन आपको याद होगा 5 मार्च को यूपी में भी कैबिनेट विस्तार हुआ था और तब भी हर समीकरण को ध्यान रखा गया था। क्यों वैसा कह रहे हैं, जरा जानकारी देख लीजिए। सुनील शर्मा को आप देख रहे हैं, सुनील शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और ऐसे में यूपी की जो ब्राह्मण जाति है वो वोटों की चाबी इनके जरिए मिलती दिखाई दे रही है। दारा सिंह चौहान ये आते हैं नौनिया जाति से, यूपी के नौनिया वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए इन्हें यहाँ पर मौका दिया गया है। अनिल कुमार की बात करें, आरएलडी क्योंकि अभी अभी एनडीए का हिस्सा बनी है, इन्हें मौका दिया गया। दलित समाज से आते हैं, 27 सीटों पर आरएलडी का पूरा प्रभाव है, उसको भुनाने की यहाँ कोशिश है। ओपी राजभर सुबह सपा से आपको पता है काफी चर्चित चेहरे हैं, पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं उन पर सीधा सीधा प्रभाव है, उन्हें साधने की कोशिश में राजभर को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में। तो हर चीज, हर कदम राजनीति में सोच समझ के रखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझती भी है और इंप्लीमेंट भी करती है। और यही वजह है कि छोटे से छोटा चुनाव हो उसको लेकर भी बहुत गंभीर भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। और यही वजह कि विस्तार भी जो हो रहा है, जातीय जो समीकरण है उन्हें साधते हुए रणनीतिगत तरीके से हो रहा है। इसका कितना असर 24 में पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने 40 की 40 सीटों का समीकरण साध लिया है। बिहार की नई कैबिनेट में कुल 21 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी से 12 मंत्री जबकि जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने हैं।
बिहार की नई कैबिनेट में ऐसा जाति समीकरण सेट किया गया है जिससे हर जाति वर्ग को साध कर 40 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जा सके। बिहार की नई कैबिनेट में सवर्ण कोटे से 6, दलित कोटे से 6, अति पिछड़ा वर्ग के 4, पिछड़ा वर्ग के 4 और 1 मुस्लिम मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने बिहार के अलावा यूपी में भी कैबिनेट विस्तार किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नए चेहरों पर दांव चला है। इसके अलावा हरियाणा में भी खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम की कमान दी गई है, जिससे देश में 400 सीटों का आंकड़ा पार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।